सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में छुड़ाने, क्रोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे के तक कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर भगत भाइयों 7 है। इस पुस्तक में जो पार्ट नंबर 7 FIR नंबर 429/2014 का पार्ट नंबर 7 है भगत भाइयों। तो अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी 1900 वीडियो बनाई हुई है, 1901,900 वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर भगत भाइयों FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, 428, 429, 430, 443 टोटल जजमेंट फाइलों की वीडियो बनाई हुई है भगत भाइयों। मेरी 1900 वीडियो में कोई भी भगत या कोई जगत का हो, झूठी करने वाले को, गलत साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। मेरी एक भी वीडियो कोई गलत साबित करे। और ये भगत भाइयों FIR नंबर 429/2014 पार्ट नंबर 7 है। और 6 में पार्ट मैंने आपको सुना दिया भगत भाइयों। अब मैं पार्ट नंबर आपको 7 सुना रहा हूँ। तो आप टाइम निकाल करके भगत भाइयों वीडियो को पूरा देखा करो और समझा करो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। इन RSS गुंडों ने और मुनेंद्र मार्ट से गुंडों ने और कबीर पुनर्भट्ट से गुंडों ने मिलकर के संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देके डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और 150 का मुकदमा है जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों 428/2014 में। उसके अंदर इन लोगों की पूरी तैयारी है। अब भगत भाइयों मैं आपको ये बताता हूँ, जो शिवपाल ने 429 में शिवपाल की पत्नी सरिता आश्रम में ख़त्म हो गई थी, मरती हुई थी, उसके बारे में चल रहा है भगत भाइयों। बचाव पक्ष से गौ का न्यायालय में समक्ष बयान है। बचाव पक्ष के बयान भगत भाइयों, बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए गवाहों में से चंद गवाह जो महत्वपूर्ण है, वे बचाव पक्ष की ओर क्या गवाही दिए हैं उसका संक्षिप्त में विवरण में आपको देना चाहूँगा। बचाव पक्ष साक्षी संख्या 1 डॉक्टर MK गर्ग अपने बयान में बताया कि ये हिसार सिविल सर्जन पद पर हैं। SP हिसार के जिला मजिस्ट्रेट हिसार को प्रार्थना पत्र दिया। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इन्होंने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड में ये स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक चौधरी, नरेश सत्संगी एवं डॉक्टर ज्ञानेंद्र थे। दिनांक 8/11/2014 को आश्रम में 8/11/2014 को आश्रम में रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए ये गए, तो वहाँ डॉक्टर अंतराम एवं डॉक्टर LK झा कैलियोलॉजिस्ट को बाबा रामपाल को ट्रीटमेंट पूर्व से ही करते पाया। कार्डियोलॉजिस्ट LK झा का रिपोर्ट जो एक्टिविटी 5A है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि बाबा पिछले 1 वर्ष से सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं और पिछले 3-4 घंटों से लक्षण बढ़ रहे हैं। पसीने के साथ घबराहट हो रही है। उनके उपचार एवं शरीर के अन्य कार्य के लिए बेहतर दिनों तक बेड रेस्ट को सख्त निगरानी में रखा गया है। 72 घंटों के लिए बेड रेस्ट दिया जाता है, 72 दिनों के लिए भगत भाइयों। बचाव पक्ष साक्षी संख्या 5 हृदय रोग विशेषज्ञ ये बचाव पक्ष गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत हुए। ये डॉक्टर अंतराम
हॉस्पिटल द्वारा संचालित अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। ये अपने बयान में बताया कि दिनांक 8/11/2014 को शाम 8:45 पर सतलोक आश्रम रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए गया। उनके अनुसार हाइपरटेंशन के मामले में ज्ञात हुए। वे छाती में दर्द एवं धड़कन का शिकायत किया। उन्हें बेचैनी, घबराहट और पसीना आ रहा था और चेकअप करने पर हृदय गति एवं श्वास प्रणाली नॉर्मल पाया। मेरे द्वारा उपचार सुझाया गया। उन्होंने अपने प्रति प्रशिक्षण में बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज हेतु किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए सलाह नहीं दी थी। उसने रिया आटे पर ऐसे गुंडे बोल रहे थे कि मतलब डॉक्टरों ने कहा था इनको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, और अब ये डॉक्टर जी इसने क्या बोल रहा है, चेकअप किया तो ये धड़कन तेज है, घबराहट, बेचैनी, पसीनो आनो। तो भगत भाइयों 40,000 फोर्स लग रही, बड़े धमाका बाजन लग रहा, पटाखा बाजन लग रहा, बात है बिंग धड़कन तो संत रामपाल जी महाराज तेज होनी, गुंडा तेज करती सुनेगी। उनको दोनों बचाव पक्ष के गौ ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर विचार करना आप सभी का दायित्व बनता है कि जज जब खुद पहले से अंतराम LK झा गुरुजी के ट्रीटमेंट कर ही रहे थे तो बिना न्यायालय की अनुमति के मेडिकल बोर्ड को क्या आवश्यकता पड़ गई थी। बिना अनुमति के इन गुंडों ने जो कुछ काम किया वगैरह। और डॉक्टर LK झा ने चेकअप करने के बाद हृदय गति एवं श्वास प्रणाली नॉर्मल पाया। वे सही है रामपाल जी, कोई कसर को नहीं। और उपचार का सुझाव दे दिए थे कि ये मैनेजमेंट वाले महेंद्र एवं रामकुमार ढाका का मीडिया के समक्ष ये झूठ बोलने का क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज के लिए किसी अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वे झूठ बोले अदत के हॉस्पिटल के अंदर या भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज एकदम नॉर्मल गुंडा कहने लग रहा है वहाँ तो हार्ट प्रॉब्लम है। तो हार्ट प्रॉब्लम यही तो भगत भाइयों आदेश कौन देने ला रहे हो, वे पत्थर फेंको, ईंट फेंको, पेट्रोल पंप फेंको, गोला फेंको, हथियार चलाओ, प्रशासन को सामना करो। संत रामपाल जी हार्ट का मरीज है, संत रामपाल जी चाल कौन सका, बोर्ड कौन सका, देख कौन सका। तो भगत भाइयों फिर आदेश कौन दो सोचना है विषय भगत भाइयों ऐसे गुंडा करा सारा काम, जबकि LK झा जी ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। भगत भाइयों बचाव पक्ष साक्षी संख्या 4 डॉक्टर अंतराम बचाव पक्ष की ओर से इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि जनता हॉस्पिटल बरवाला में दिनांक 8/11 अब भगत भाइयों 18 तारीख को कांड हुआ, 8/11 के बाद 8/11/14 को सतलोक आश्रम से बलजीत सिंह का फोन आया। तो बाबा रामपाल का बीमार इलाज हेतु आश्रम गया। उन्होंने अपने प्रति प्रशिक्षण में बयान दिया कि यह 2 केसों में अभियुक्त है जो अभी लंबित है तथा हाईकोर्ट द्वारा अपनी प्रोसीडिंग अभी स्टे है। वे 2 केस संत रामपाल जी चल रहा है भैया पर मैंने बताई। जब ये गवाह खुद ही बरवाला घटना से संबंधित 2 केसों में अभियुक्त है हो और इसी घटना में संबंधित अन्य केसों में गवाही देते हैं तो न्यायालय में इनकी गवाही कितनी विश्वसनीय होगी और कितनी नहीं। विजयकुमार भगत भाई 2 केस पहले चलना रहा मतलब कि गवाही देश का है। इस बात का साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनुमान कर सकता है कि इसलिए न्यायालय इनके गवाही को साक्ष्य में नहीं लिया इन गुंडों की। बचाव पक्ष 3 ईश्वर सिंह ये बचाव पक्ष का तीसरा गवाह है। इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से इस बिंदु पर बयान दिया कि दिनांक 14/11/14 को बिजली बिल नहीं चुकाने के कारण बिजली की सप्लाई 14 तारीख के बाद अभी भाइयों 18 से निकाल हुई है। बिजली बिल के नहीं चुकाने के कारण बिजली की सप्लाई आश्रम से डिस्कनेक्ट कर दी गई और तब से लगातार सप्लाई बंद है। सोचनीय प्रश्न है कि आश्रम का बिजली का बिल भुगतान करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट वालों की थी। यदि बिजली और पानी का बिल लगातार जमा हुआ रहता तो बिजली विभाग इसे डिस्कनेक्ट नहीं किया होता। गुंडा के काम भगत भाई बिजली को बिल कौन भरता है, एक कुंडी मारता लंगड़ी मारता टिका आगे।
ऐसा रामपाल जी मेरे सामने लंगड़ी मारता बात है, प्रशासन दूसरा के कर सको। और यह भी सोचनीय प्रश्न है कि इस बिंदु पर बचाव के साक्ष्य देने से डेप्रोन को क्या लाभ मिलने वाला था? कुछ भी तो नहीं। बिजली रखने एवं काटने से कोई पक्ष प्रतिपक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इसके डेफरेंट सी प्रमाणित होता है। यहाँ तो खुद बिजली बिल चुकाने का आप डिफाल्टर हैं और दोष सरकार पर लगा रहे हैं गुंडे। नंबर 7, नागेंद्र चौहान, इसका बयान है कि आश्रम में ये सीसीटीवी कैमरा 2010 से इंस्टॉल करते आ रहे हैं। ये नागेंद्र भगत भाइयों टोटल कैमरा बन के मैं लगाऊँ ला रहा हूँ। नागेंद्र चौहान इंस्टॉल करते आ रहे हैं और 2010 से अपने सुपरविजन में सारा सिस्टम को मेंटेन करते आ रहे हैं। ये सत्संग का वीडियोग्राफी भी करते रहे, टीवी फुटेज भी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग से तैयार करते हैं तथा पेन ड्राइव में रखते हैं। अपने परीक्षण में बताया कि आश्रम में बलजीत इन्हें बुलाया करता था। वह FIR 428/2014 के अभियुक्त हैं। कौन? ये बलजीत। तो अगर बोला तो भी पर मतलब 10 लोगों मुक्त मोहम्मद भाई। और आज न्यायालय में उपस्थित होकर मेरी गवाही सुन रहे उसी ने ही आश्रम में CCTV कैमरे को लगाने का एग्रीमेंट किया था। प्रत्येक प्रोग्राम का चार्ज फीस कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के से प्राप्त होता था। जब तो फंसा भगत वजन नहीं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम के ऊपर कैमरे का बिल काटो तो बात बना भुगतान करो भगत भाइयों। जब अन क्यों वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का वो बिल दो अंदर बिल तो गम गयो। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का काफ़ी मुझसे मिसलेस हो गया, गमगी अर्थात खो गया। देखा गुंडागर्दी, इनका गुंडागर्दी। आगे उन्होंने बताया कि आश्रम में दिनांक 8/11/2014 से 5 दिन पूर्व में ही प्रवेश किए थे। वे अपने काम के स्वयं के मालिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ से खरीदते हैं उस दुकान का नाम नहीं बता सकता। मैं जन को सामान खरीदो कटे कोई बिल को डायरेक्ट गुंडा के नाम से मतलब बिल को भुगतान करा भगत भाइयों। फ्रॉड 420 अब भी थे ना समझन, हजारों प्रमाण हर देवला ने फिर भी थे को संत रामपाल जी लीला करे तो भगत भाइयों फिर थे समझो को नहीं। क्या काग पढ़ायो पिंजरा पढ़ियो चारों वेद पढ़ तो गयो बट गुणियों को नहीं रह गयो 1.5 भगत भाइयों। जिसकी बात है इस दिल्ली चांदनी चौक से खरीदे थे सामान, खरीदने का कोई बिल नहीं, जो बिल देता फंसा गुंडा। आगे बताते हैं कि आश्रम से दिनांक 8/11/14 को 2:30 से 3 बजे दिन के बाहर निकला। पुलिस इन्हें बाहर रोका। ध्यान देने योग्य बात है ये, पुलिस इन्हें बाहर नहीं रोक रही थी भगत भाइयों। बताओ पुलिस गवाह नरेंद्र चौहान की गवाही पर ध्यान दे कि विचार करें कि संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में कितने साक्ष्य दिए। इनका कहना है कि आश्रम से उसी दिन निकले जिस दिन घटना कारित हुई, अर्थात दिनांक 18/11/14 को 2:30 से 3 बजे दिन के बाद निकले। 18 तारीख ने बाहर में पुलिस मौजूद थी मगर इन्हें नहीं रोका, यानी पुलिस इनको सामान्य अवस्था में जाने दिया, जबकि पुलिस पूर्व से आश्रम को घेर रखी थी। साथ ही अभियोजन पक्ष को उपस्थित मृतकों के सगा संबंधियों से मैनेजमेंट के अधिवक्ताओं ने डिफेंस के लिए अपने पक्ष में बुलाया था कि पुलिस आश्रम के बाहर किसी को जाने नहीं देती और मारपीट करती है। ये सब झूठ बकवास थी भगत भाइयों। पुलिस वाले तो बोल रहे थे बाहर आ जाओ, हम आपको गाड़ी से भेज रहे थे, लेकिन गुंडे बाहर नहीं आने दे रहे थे, अंदर कूट रहे थे भगत भाइयों। वे मर्जी तो अपा प्रशासन नाम लगा दें, एक ही बात ध्यान है। जबकि गुरुजी की तरफ से बचाव पक्ष अगुआ नागेंद्र चौहान कहता है कि पुलिस बाहर नहीं रोकती थी बल्कि सामान्य रूप से जाने देती थी। और राज कपूर ने मीडिया के समक्ष बोला कि पुलिस आश्रम से बाहर जाने वाले को नहीं रोकती है, बाहर से आश्रम में आने वालों को रोकती है। इससे न्यायालय को साफ प्रतीत हो गया कि अभियुक्त गण के मेल व साजिश
में आकर एवं सच्ची के शीशे होने की वजह से संत एवं उनके अनुयायी अभियुक्तों के अपराध से बचाने के लिए झूठी गवाही दिए हैं। भी खुद बचो, रामपानी बचाओ। आश्रम दिए हैं। आश्रम के बाद पुलिस रोकती थी एवं मारपीट करती थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित गवाह नगेंद्र चौहान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि पुलिस उन्हें नहीं रोक रही थी, सामान्य रूप से जाने दे रही थी। बचाव पक्ष साक्षी संख्या 9, विनोद कुमार साक्षी संख्या 10, दिलबाग साक्षी संख्या 12, भूपेंद्र एवं साक्षी संख्या 13, रिंकू उक्त सभी बचाव पक्ष के गवाहों में बरवाला कांड में दर्ज FIR 428, 2014 राजद्रोह वाले केस में अभियुक्त हैं, इसलिए इनका कोई साक्ष्य एडमिसेबल नहीं है। न्यायालय की नज़र में वे कोई भी मतलब साक्ष्य नहीं है। नंबर साक्ष्य संख्या 11, सुरेश कुमार, ये बचाव पक्ष से गवाह है कि और ये गवाह है मृतक रजनी के पति हैं सुरेश। बरवाला कांड में रजनी की मृत्यु के संबंध में अर्थात अपनी पत्नी के मृत्यु के संबंध में FIR 430/2014 में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य खिलाफ केस दर्ज कराया कर्ण और सुरेश अर्बन शिवपाल FIR दर्ज करे भाई। ये FIR नंबर 430/2014 अभियोजन पक्ष का गवाह नंबर 16 के रूप में गवाही दिए है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उन्होंने पुलिस के समक्ष जो बयान दिए हैं इसके उल्ट बयान न्यायालय में देते हैं कि इनकी पत्नी की मृत्यु पुलिस बल के कृत्य से हुई है। ये अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही देते हैं। भक्त भाइयों, पहला तो मतलब बयान कोर्ट में की दे दिया शिवपाल सुरेश, बाद में टोटल बयान चेंज कर दिया। मैनेजमेंट वालों को क्या बचाव पक्ष की गवाही देने के लिए वही लोग मिले जो बरवाला कांड में अभियुक्त हैं। जो का भगत भाइयों अनगवाहित रही RTPS गुंडा जगह के अंदर जगह मतलब बरवाला कांड के अंदर वहाँ पर केस चलने लग रहा था अभियुक्त था। और जिसने बरवाला कांड में अपनी पत्नी के मरने की FIR संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य खिलाफ दर्ज करवा रखी है। पूरे भारतीय मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गुरुजी के पक्ष में गवाही देने के लिए नहीं थे। क्या मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गूंगे बहरे थे जो इन लोगों को गवाही नहीं कराया? वैसे तो बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य देना खुद के लिए हानिकारक होता है। आपको विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा करने का षड्यंत्र किन का था, कौन ऐसा कर रहा था, गुरुजी के विरोध में कौन ऐसा बयान दिलवा रहा था? ये भगत भाइयों RTPS गुंडे दिलवा रहे थे। इन सारे सवालों का जवाब आप सभी को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, लेकिन आज कोई भी इन सब बातों के बारे में मैनेजमेंट से सवाल नहीं उठा सकता। अगर भगत भाइयों सवाल उठावे तो मिनट में ही कहते थारो नाम खंड हो गयो, जोत्र पाठ कराओ। आवाज़ उठाने की तो बात दूर की, फिर वह सतगुरु जेल से बाहर कैसे आएंगे? उन्हें अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। अंतिम सांस तक मतलब मृत्युदंड, डबल आजीवन कारावास। और संत रामपाल जी महाराज पर अन्य क्राइम 428 देशद्रोह आतंकवादी वाला, ये सब धारा इन गुंडों ने लगा दी भक्त भाइयों। और मैं आपको इसके बाद के अंदर ये संत रामपाल जी पूरे मतलब कि किन गुंडों ने बयान दिए हैं, किसने नहीं दिए, 29 के अंदर वो मैं आपको पार्ट नंबर 8 में बताऊंगा भक्त भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने ये 29 थे संत रामपाल जी समेत। 29वां भगत भाइयों 28 की जमानत हो गई। इसमें 429 और 430 में और 428 देशद्रोह में 28 गुंडे छूट गए। और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जमानत नहीं दी गई। वो आज भी 11 सालों से भगत भाइयों जेल में हैं। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, लीला। तो भगत भाइयों लीला तो ये गुंडे कर रहे हैं जो बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी पर घूम रहे हैं भगत भाइयों, अच्छे अयाशे कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से मीडिया वाले ने पूछा था कि संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि आश्रम में गलत काम हुए
संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आश्रम में गलत काम हुए मन्ना नहीं किए, समिति और इन आश्रम वालों ने किए, मैंने नहीं किए। मुझे तो इन गुंडों ने बंधक बना रखा था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। बोला रामपाल जी ये ब्लैकेट कमांडो आपके हैं। संत रामपाल जी ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये कमांडो गुंडे मेरे नहीं है, मुझे मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देते भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, चाहे संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो और चाहे बाहर रहो, हमारा काम तो चल रहा है। क्यों चल रहा है भगत भाइयों? क्योंकि प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, ये रमैनी कर रहे हैं, ये जोत कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, पाठ के पैसे नहीं थे खून निकाल रहे हैं, खून नहीं है तो दे दान ले रहे हैं भगत भाइयों। ये आप एक कपड़े पहनने वाले को भी नहीं छोड़े भगत भाइयों, देखते रहना भगत भाइयों, ये कोई लीला नहीं है। और अब ये गुंडे बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को ये जो इनके जो लगी हुई है सज़ा, इसके ऊपर रोक लगा दी है और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं। अभी दर्शन नहीं देंगे, 10 दिन ठहर के दर्शन, गुंडे कहते हैं दर्शन देंगे, ज़्यादा ज़्यादा आप ध्यान पहुँचे। तो भगत भाइयों, कोर्ट की भी कुछ सत्य थी, कोर्ट की मानना का मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज पर लगा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने 14/7/14 को कोर्ट के इन गुंडों ने अवमानना करवाई, इन गुंडों ने कोर्ट को हाईजैक किया था भगत भाइयों 14/7/14 को। और 26/8/14 को संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कोर्ट की अवमानना मैंने नहीं की है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर भगत भाइयों समय रहते प्रशासन जाग जाता, अगर इस बात पर एक्शन लेता कि कोर्ट के मन संत रामपाल जी ने एफिडेविट दिया कि नहीं की, ये समिति मेरी नहीं है, तो वो गुंडे से भी पकड़ जाते और संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते और नए भगत भाई बरवाला कांड होता। इन गुंडों ने षड्यंत्र के तहत इन बरवाला कांड भगत भाई कराया था। किस लिए? मठाधीश बनने के लिए। और मठाधीश बन गए और इन गुंडों ने बड़े बड़े हजारों आश्रम खोल रखे हैं, अच्छे अयाशिया कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को दोगला साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया और बलात्कारी तक भी साबित कर दिया भगत भाइयों। और अब फांसी की तैयारी है, फांसी करवा देंगे, उसके बाद में आप देखते रहना, कुछ भी नहीं बनेगा। बोल देंगे गुरुजी को मतलब सतलोक चले गए बस, क्योंकि सब काम पैसे के बल पर हो रहा है भगत भाई। क्यों? ये बीजेपी सरकार भी सब इनसे मिली हुई है, मिलके कुछ भी कर सकते हैं भगत भाइयों। और भगत भाइयों, आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले साहब भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 7 है। संपूर्ण जानकारी 5 में अंदर एक बत्ती कहते हैं, कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फुट साहब।